हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो भाई जो आज का टॉपिक है इट इज फॉर क्लास 11th। द चैप्टर नेम इज वर्क एनर्जी एंड पावर। और जो टॉपिक है आज का इट इज पावर। ठीक है, पावर क्या होता है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क by a body is called its power। क्लियर होगी बात? यानी कोई बॉडी पर सेकेंड कितना वर्क करती है वो उसकी पावर है। पर सेकेंड कोई बॉडी कितना वर्क करती है वो क्या है? उसकी पावर। अब एवरेज पावर हम कैसे निकालते हैं किसी बॉडी की? एवरेज पावर अगर आपको निकालनी है, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम, तो ये हो जाएगा आपके पास W और अपॉन में क्या हो जाएगा? डेल्टा T। ये एवरेज पावर का फॉर्मूला हो गया। समझ आएगी बात? एवरेज पावर इज इक्वल टू टोटल वर्क डन अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है। अच्छा, वर्क एनर्जी थ्योरम में आपने पढ़ा था जो वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है? डेल्टा के। वर्क एनर्जी थ्योरम में वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला और क्या हो सकता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन में टाइम, डेल्टा के बाई डेल्टा टी। ये भी आपके पास किसका फॉर्मूला आ जाएगा? एवरेज पावर का। क्लियर होगी बात? अच्छा, अच्छी बात है। ये तो हो गया आपके पास एवरेज पावर का फॉर्मूला। और देखिए क्या हो जाएगा इसके बाद। If work is done by कांस्टेंट फोर्स, वर्क जो है आपका वो किससे किया गया हो? कांस्टेंट फोर्स से। तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डेल्टा एस से लिख देते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को, या डेल्टा आर से लिख सकते हो आप। जो चेंज इन पोजीशन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, डेल्टा आर वेक्टर लिख देते हैं, ज्यादा बढ़िया रहता है ना। डेल्टा आर क्या होता है? चेंज इन पोजीशन वेक्टर, इसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा आर वेक्टर को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जब मैंने वेक्टर आपको पढ़ाया था वहां से बताया था कि अगर कोई बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाती है तो उन दोनों के पोजीशन वेक्टर में जो अंतर आता है उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो ये आ गया आपके पास वर्क डन। अब पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? एवरेज पावर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा F वेक्टर डॉट डेल्टा R वेक्टर अपॉन डेल्टा T। क्योंकि वर्क ही है ना, अपॉन टाइम भी तो करना पड़ेगा। तो फोर्स वेक्टर, अब देखिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर को हम कहते हैं वेलोसिटी वेक्टर। क्या बोलते हैं भाई? वेलोसिटी वेक्टर। तो P एवरेज ये आ जाएगा इफ फोर्स एंड वेलोसिटी बोथ आर कांस्टेंट। बोथ आर कांस्टेंट। तो आपके पास ये आ जाएगा पावर का फॉर्मूला, फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर। मतलब अगर किसी बॉडी पर हम कांस्टेंट फोर्स लगाकर उसको किसी दूसरे फोर्स के अगेंस्ट लेके जा रहे हैं और वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो, तो उस केस में जो पावर डिलीवर होगी वो क्या हो जाएगी आपके पास? F वेक्टर डॉट V वेक्टर।
अब देखिए, हो सकता है बॉडी पे 2-3 फोर्स काम करते हैं। देखो कई बार बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या साहब फोर्स काम कर रहा है तो वेलोसिटी चेंज होगी? अगर फोर्स काम कर रहा है तो वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए। तो दोनों कांस्टेंट कैसे रह सकते हैं, मैं बताता हूं कैसे कांस्टेंट रह सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है ना। अब इसका जो वेट था mg, यहां पर एक फोर्स काम कर रहा है mg साइन थीटा, यहां पर एक फोर्स काम कर रहा है mg कॉस थीटा, यहां पर एक नॉर्मल रिएक्शन काम कर रही है n, और एक फोर्स आपने F लगा दिया। ठीक है, अब क्या हुआ मेरी बात ध्यान सुनिए पहले। आपने फोर्स जो है पहले mg sin थीटा से थोड़ा ज्यादा लगाया और किसी इंस्टेंट इसकी वेलोसिटी बढ़कर v हो गई। जैसे ही वेलोसिटी v हुई, आपने फोर्स को सीधे mg sin थीटा के बराबर कर दिया। अब अगर फोर्स F और mg sin थीटा दोनों बराबर हो, एग्जैक्टली बराबर हो, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। F इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बॉडी का? 0। भाई दोनों फोर्स बराबर हो गए, एक्सेलरेशन क्या आ गया? 0। अब जो भी वेलोसिटी थी उस इंस्टेंट बॉडी के पास, वो उसी वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। तो ये कंडीशन आपको बीच में से मिलेगी। मान लीजिए कोई बॉडी रेस्ट में है, तो उस पर आप थोड़ा सा फोर्स लगाओ जो कि mg sin थीटा से थोड़ा स्लाइटली बड़ा हो, तो ये बॉडी मूव करना शुरू कर देगी ऊपर। इसकी वेलोसिटी बढ़कर जब भी हो जाए, उसके बाद अपने फोर्स को वापस कम कर लो, आप mg sin थीटा के बराबर कर लो। अब इस बॉडी के पास जो स्पीड थी वो उसी स्पीड से मोशन करती रहेगी, भले दोनों फोर्स बराबर, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बॉडी की स्पीड तो थी, बॉडी में जो स्पीड थी। अगर अब बाद में आपने फोर्स बराबर किया, स्टार्टिंग से नहीं, बीच में से आप फोर्स बराबर कर दो। जब बॉडी के पास v स्पीड आ जाएगी, फिर आप इस f को mg sin थीटा के बराबर कर दो। उससे पहले f को बड़ा रखना, और जब इसके बाद आप बराबर करोगे तो फिर जो स्पीड है वो कम नहीं हो सकती। रोकने वाला फोर्स थोड़ी ना काम करेगा, यहाँ पे फोर्स तो 0 हो गया, तो इस स्पीड को ना तो कम करेगा ना बढ़ाएगा, तो इसी स्पीड से बॉडी आगे चलती रहेगी। तो इस यहां से पूछ सकता है क्वेश्चन कि हम बॉडी पर फोर्स F लगा रहे हैं, बॉडी v स्पीड मेंटेन करके चलती है ऊपर की तरफ, तो बताओ कितना वर्क करना पड़ रहा है? तो फोर्स मल्टीप्लाई स्पीड कर दूंगा, सीधे आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर चूंकि फोर्स mg sin थीटा के बराबर है, तो प्रेशर क्या आ जाएगा, सॉरी पावर क्या आ जाएगी आपके पास? F into v बराबर mg sin थीटा into v, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। ये कंडीशन मैंने आपको समझाई। तो यहां पर सिर्फ एक फोर्स नहीं काम कर रहा होगा और दूसरे फोर्स काम कर रहे होंगे, किसी एक फोर्स की पावर निकाली है मैंने, ये नेट फोर्स नहीं है, ठीक है। इफ फोर्स इज वेरिएबल देन, तो आपका निकलेगा P इंस्टेंटेनियस। क्या निकलेगा भाई? इंस्टेंटेनियस पावर। किसी अलग अलग इंस्टेंट अलग अलग पावर आएगी, फिर आपकी पावर जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। इंस्टेंटेनियस पावर, किसी एक इंस्टेंट पर पावर निकालनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर वेलोसिटी और फोर्स दोनों आपके बदल रहे होंगे। तो P इंस्टेंटेनियस होता है आपका वर्क डन अपॉन टाइम, फॉर्मूला तो वही रहेगा। अब यहां पर वर्क हम जानते हैं इंटीग्रेशन स्मॉल वर्क अपॉन स्मॉल टाइम ले लेंगे। बड़ा वर्क आप सीधे मत निकालना, क्योंकि वर्क भी वेरिएबल होगा, रेट ऑफ वर्क वेरिएबल होगा, अलग अलग इंस्टेंट पे अलग अलग वर्क होगा। ऐसे एक सेकंड में 10 जूल वर्क हुआ, अगले एक सेकंड में 20 जूल वर्क हुआ, अगले एक सेकंड में ज्यादा वर्क हुआ, कम वर्क हुआ, इस तरह से हो रहा है। यहाँ पर क्या था, हर सेकंड आपका सेम वर्क हो रहा था। एक सेकंड में 10 जूल हुआ, अगले सेकंड में फिर 10 जूल, अगले सेकंड में फिर 10 जूल, तो एवरेज पावर निकलेगी। हर सेकंड अगर आपका वर्क जो है वेरी करता है, सेम नहीं आता है, तो हमें करना पड़ेगा फिर dw अपॉन dt, ठीक है। वर्क को टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, फॉर स्मॉल टाइम स्मॉल वर्क निकाल देंगे, वो हम कांस्टेंट मान सकते हैं, उसमें कोई खास वेरिएशन नहीं आएगा। यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास dt, क्योंकि w स्मॉल वर्क इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फोर्स मल्टीप्लाई स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट करते हैं हम, जानते हैं वर्क में। अब ds वेक्टर अपॉन dt वेक्टर को क्या बोल देंगे हम लोग, v वेक्टर, f वेक्टर डॉट v वेक्टर आ जाएगा p इंस्टेंटेनियस। यहां पर क्या है, इस वाले केस में आपकी वेलोसिटी और फोर्स वेरिएबल रहेगा, अलग अलग इंस्टेंट में अलग अलग वेलोसिटी और अलग अलग फोर्स है। तो किसी इंस्टेंट फोर्स और वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है, तो आप उस इंस्टेंट की पावर निकाल सकते हो। तो ये आपके पास आ गया इंस्टेंटेनियस पावर के लिए फॉर्मूला, ठीक है। तो मैंने एवरेज पावर का फॉर्मूला आपको बता दिया, इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला बता दिया। यहाँ पर जो फोर्स और वेलोसिटी है वेरिएबल है, यहाँ पर फोर्स और वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। वेरिएबल वाले केस में किसी इंस्टेंट आपसे पूछेगा, वेरिएबल वाले केस में किसी इंस्टेंट आपसे पावर पूछेगा।
अभी हम क्वेश्चंस भी कर लेंगे, तो आपको बात समझ में आ जाएगी। पहले हम इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं, फॉर्मूले की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं यूनिट की। स्केलर है कि वेक्टर है? तो पावर कैसी क्वांटिटी है? इट इज स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट के बाद ही मिलती है। पावर इज इक्वल टू क्या होता है मैंने भी, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट, सॉरी वेलोसिटी वेक्टर। तो हम जानते हैं पावर में क्या है, दो वेक्टर है जिनका डॉट प्रोडक्ट किया जा रहा है, स्केलर प्रोडक्ट किया जा रहा है। तो उस केस में जो पावर है वो कैसी क्वांटिटी है आपके पास? स्केलर क्वांटिटी है। दो वेक्टर्स का डॉट करने पर जो मिलता है उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके यूनिट की। तो इसकी जो यूनिट है वो होती है जूल पर सेकेंड, या फिर हम इसको बोलते हैं वाट। किसमें? एसआई में। या फिर ये होती है अर्ग पर सेकेंड, ये होती है आपकी सीजीएस में। किसमें होती है? सीजीएस में, अर्ग पर सेकेंड हो गई। क्लियर होगी बात? इसके अलावा कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स भी हैं जिनको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। प्रैक्टिकल यूनिट्स जैसे मेगावाट, आपने सुना होगा इतने मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो एक मेगावाट में होते हैं 10⁻⁶ वाट। इसको पढ़ते हैं मेगावाट। MW लिखा तो क्या पढ़ते हैं भाई इसको? मेगावाट। हॉर्स पावर, इसको पढ़ते हैं हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर का इंजन है, दो हॉर्स पावर का इंजन है, ऐसे हम बोलते हैं अपने रियल लाइफ में कई मशीनों के बारे में। इसमें 746 वाट होते हैं, वाट से बड़ी यूनिट है ये भी। तो एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं, एक मेगावाट में 10⁻⁶ क्या होते हैं? वाट होते हैं। क्लियर हो गई बात? किलोवाट में हम कई बार यूज करते हैं। 1 किलोवाट की है अपनी पंप, या जो पानी वाली पंप लेकर आते हैं मोटर, 1 किलोवाट की है, 2 किलोवाट की है, इस तरह से हम कर लेते हैं यहाँ पे। ये होता है 1000 वाट। ये कुछ आपकी प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं इसकी, वो भी मैंने आपके सामने लिख दी है। चलिए छोटी मोटी और बातें कर लेते हैं, इसे ग्राफ की बात कर लेते हैं छोटी मोटी। पावर के बारे में सारी बातें करके फिर हम इसे कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या करना है। इन वर्क टाइम ग्राफ, किसी बॉडी का जो वर्क है, कितने टाइम में कितना वर्क कर रही है बॉडी, वो ग्राफ आपको दे रखा है ना। इधर वर्क है, उधर मान लीजिए आपका टाइम। आपको इस तरह से कोई कर्व मिल रहा है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई कर्व मिल रहा है ना। तो स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ जो होता है, स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ इज इक्वल्स टू पावर। किसी इंस्टेंट जो स्लोप होता है, स्लोप को बोलते हैं हम लोग हमेशा tan थीटा। और वो निकलता है dy/dt से। किससे निकलता है? अगर आपका yx कर्व है तो dy/dt स्लोप निकलती है। अब y पे तो w है और x पे क्या है? t है, तो dy/dx को बोलेंगे यहाँ पे dw/dt। और जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं तो मैंने कहा था एक्स वाई ग्राफ है अपने पास, तो dy/dx को हम बोलते हैं स्लोप। अगर w और t ग्राफ है, मतलब x के प्लेस पे टाइम है, y के प्लेस पे वर्क है, तो dw/dt को बोल देंगे स्लोप। ठीक है, मान लीजिए आपको यहाँ पे स्लोप निकालनी है, किसी इंस्टेंट मान लीजिए यहाँ पे स्लोप निकालनी है, ठीक है, इस जगह पे कहीं। यहाँ क्या करोगे आप? टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे इस पॉइंट पर। क्या ड्रॉ कर दोगे? टेंजेंट। अभी टेंजेंट जो एंगल बनाएगी यहाँ पर, उसके tan ले लोगे और उससे tan निकालते कैसे हैं? छोटा सा आप यहाँ पे कट लगा लो हल्का सा इस तरह से, ये और ये। ठीक, इसको बोल देते हैं dw और इसको बोल देते हैं dt। जो एंगल यहाँ बन रहा है आपका, वही एंगल वहां बनता है। ठीक है, कर्व को बहुत बड़ा लेंगे तो स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर तो स्ट्रेट लाइन से होगा कर्व, इस जगह पर छोटा सा कर्व लेते हैं, थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पर जो मैंने लिया है इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से, इसको तो हम बोलेंगे dw। इस लाइन पे वर्क नाप रहे हैं, इसको बोल देंगे टाइम इंटरवल, यहां से यहां तक का टाइम इंटरवल।
अब अगर यहाँ थीटा बन रहा है तो यहाँ भी क्या बनेगा, थीटा ही तो बनेगा। पीछे लेकर आ रहे हो इसको आप इस तरह से, यहाँ थीटा बन रहा है तो वहां भी क्या बनेगा, थीटा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। इस तरह से आपका आता है। स्लोप tan थीटा के बराबर होती है और tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, dw/dt के। यहाँ पर ऐसे याद कर लो आप सीधे सीधे कि वर्क अगर टाइम का फंक्शन हो तो उस केस में उसकी स्लोप निकालोगे आप किसी इंस्टेंट, तो आपका क्या निकल आएगा, पावर निकल आएगी, खत्म कहानी। ठीक है, आपको कुल मिला के स्लोप निकाल देंगे। तो ये भी नोट कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अब ऐसे ही अगर हमको पावर टाइम ग्राफ दे रखा हो और हमें वर्क चाहिए हो तो वर्क आपका एरिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एरिया इन पावर टाइम ग्राफ, इन पावर टाइम ग्राफ। एरिया ऑफ पीटी ग्राफ अंडर टाइम एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस बोल सकते हो, इज इक्वल टू वर्क डन। W बराबर आ जाएगा पी डी टी, इंटीग्रेशन फ्रॉम T1 टू T2। जैसे आपके पास ये है इस तरह से, एरिया हम जानते हैं इंटीग्रेशन के बराबर होता है, स्लोप होती है डिफरेंशिएशन के बराबर और एरिया इंटीग्रेशन के बराबर। ये मैंने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था। ये पावर टाइम ग्राफ दे रखा है, मान लीजिए आपका ग्राफ कुछ इस तरह से ऐसा लाइक दिस है ना, कोई ग्राफ है आपको कुछ इस तरह से ग्राफ है, मान लीजिए ऐसा कुछ है ना। तो अब क्या करोगे, किसी टाइम टी पर जाकर पावर निकाल लो, है ना। किसी टाइम अपने मान लीजिए पावर है आपके पास, वो कितनी है, पी है, और उससे थोड़ा सा और स्मॉल टाइम ले लो dt, तो पावर ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। ये स्मॉल टाइम dt आपने ले लिया। अब पावर इसके लिए हम क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट मान सकते हैं, जो कि p मान लिया आपने। यहाँ पर जो पावर गैप है वो कितना है, p है, इसी जगह p शो कर रहा है पावर, तो यहाँ पर भी p पावर शो करेगा क्योंकि बहुत स्मॉल गैप पे हैं दोनों लाइंस। ये जो आएगा, अगर यहाँ पर पावर दिखा रहा है तो ये लाइन भी लगभग वही पावर दिखाएगी, मतलब इतने गैप के लिए पावर को कांस्टेंट माना जा सकता है। पावर मल्टीप्लाई टाइम हम करेंगे तो वर्क डन निकल आएगा, और इसको प्रॉपर इंटीग्रेशन कर देंगे विद प्रॉपर लिमिट्स। मान लीजिए आपको यहां से यहां तक करना है, इसको इंटीग्रेट T1 से लेकर T2 तक करना है, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से और जो एरिया आएंगे उन सभी को ऐड कर दूंगा तो वर्क निकल आएगा। इसका वर्क कितना आ जाएगा, इस ये पावर P है यहाँ पर दे रखी है, ठीक है इतनी। यहाँ का जो वर्क आ जाएगा dw किसके बराबर आ जाएगा, पावर मल्टीप्लाई टाइम, क्योंकि हम जानते हैं P बराबर क्या होता है, स्मॉल वर्क अपॉन में स्मॉल टाइम, तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल वाला पावर मल्टीप्लाई टाइम। अब इस स्मॉल टाइम के लिए पावर को कांस्टेंट माना जा सकता है, वरना पावर क्या है, वेरिएबल है। आपको दिख रहा है ना, पावर वेरिएबल है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग पावर शो हो रही है। और स्मॉल डिफरेंस पावर कैन बी अज्यूम्ड एज कांस्टेंट, और फिर उसे हम कर देंगे प्रॉपर लगा के इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा वर्क निकल आएगा। जैसे dw का इंटीग्रेशन पूरा वर्क आ जाएगा, T1 से लेकर T2 आप कर देना, सॉल्व आपका आंसर आ जाएगा। अब कभी ट्रायंगल दिख रहा हो तो इजीली आप एरिया देख पाओगे, एरिया देखते आपका आंसर आ जाएगा। ये तो मैंने ऐसा कर्व बनाया है, जब क्वेश्चन पूछेगा तो वहां ट्रायंगल बना देगा, रेक्टेंगल ट्रायंगल ऐसी चीजें बनाएगा, आप सीधे एरिया काउंट करना, आपका वर्क निकल आएगा डायरेक्ट। तो ये पावर के बारे में छोटी मोटी बातें थी जो मैंने आपको बता दी। अब दो चार क्वेश्चन हम कर लेते हैं लगे हाथ, फिर हम कुछ और चीजों की भी पावर पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे वाटर जेट है, उसकी पावर क्या होती है, वाटर पंप जो निकालती है वाटर को, उसकी पावर क्या होती है, किसी ऑटोमोबाइल मतलब कोई कार वगैरह है उसकी पावर कैसे निकालते हैं, ठीक है। बहुत सारी अभी हम क्वेश्चंस और भी करेंगे ट्राई। तो पहले उससे पहले हम कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई कर लेते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो देखते हैं क्या न्यूमेरिकल है। तो मैं बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस कर लेते हैं। मान लीजिए आपको दे रखा है वर्क डन बाय ए बॉडी, वर्क इज इक्वल टू दे रखा है 4t² प्लस 3t प्लस 4, ठीक है। फाइंड पावर एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। सॉल्यूशन क्या आ जाएगा देखो आप, धीरे धीरे हम टफ की ओर बढ़ेंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस पहले करते ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। dw/dt फॉर्मूला होता है, अभी हमने पढ़ा था, किसी इंस्टेंट पावर का फॉर्मूला ये होता है। डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, कितना आ जाएगा 8t प्लस 3 की पावर
एट टी इज इक्वल टू, अगर हम 2 सेकेंड की बात करें तो यहाँ पर पावर में वैल्यू देना, तो 8 इंटू 2 प्लस 3 19 वाट आ गया आपके पास आंसर। कितना जगह ये 19 वाट की पावर है आपकी दूसरे सेकंड पर, ये पावर वेरी भी कर रही है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था। और छोटे मोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया उस पे क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। मान लीजिए आपके पास दे रखा है पावर, यहां पर टाइम, तो पावर टाइम का जो ग्राफ आपको दे रखा है कुछ इस तरह से दे रखा है। ये पावर टाइम ग्राफ दे रखा है आपको, यहां पर जो टाइम दे रखा है वो 10 सेकेंड है, यहां पर जो टाइम दे रखा है वो 20 सेकेंड है, यहां पर जो टाइम दे रखा है वो 30 सेकेंड है। ठीक है, इस तरह से है। यहां पर जो पावर दे रखी है आपको वो 10 वाट की है, यहां पे आपके पास पावर क्या है 0 वाट है। इस तरह से दे रखा है, इधर पावर, इधर टाइम को हम मेजर कर रहे हैं, सेकेंड में है टाइम, यहां पर पावर किस में है वाट में है, डब्ल्यू, ये वाट है। ठीक है, यूनिट इसकी डब्ल्यू लिखूंगा तो वर्क समझ जाओगे, इसलिए मैंने पूरा वाट लिख दिया। फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन बाय बॉडी इन 30 सेकेंड, ये क्वेश्चन हो गया आपके पास। चलिए देखते हैं वर्क कैसे निकलेगा। तो हम जानते हैं वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया अंडर पावर टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ पावर टाइम ग्राफ अंडर टाइम एक्सिस, अंडर टाइम एक्सिस। चलिए देखते हैं इसमें क्या आ जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास पूरा एरिया, इतना दिख रहा है आपको एरिया। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमको एक ट्रिपेजियम दिख रहा है, या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हो, एक रेक्टेंगल, सॉरी एक ट्रायंगल, रेक्टेंगल फिर ट्रायंगल, या फिर आप इसे ट्रिपेजियम दिख रहा होगा आपको, दो साइड पैरेलल्स हैं इस तरीके से, तो देखिए ट्रिपेजियम है, तो ट्रिपेजियम वाले फॉर्मूले से करते हैं सीधे 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन देम। ट्रिपेजियम बन रहा है यहाँ पर, ट्रिपेजियम के एरिया का जो फॉर्मूला होता है मैंने लगा दिया, 1/2 साइड्स देखो, ये वाली साइड 30 है सीधी, 30 सेकंड है ना, ये वाली साइड कितनी है 20 - 10, ये 20 है 10, तो ये 10 आ जाएगी, है ना। तो 30 + 10 मल्टीप्लाई, इनके बीच की डिस्टेंस देखो ये है, ये कितनी है 10 वाट है, इसमें तो पावर मेजर होगा तो ये लाइन 10 वाट दिखा देगी, तो 10 आ गया। अभी कितना आ जाएगा 40, 200 आ गया आंसर वाट। 30 + 10 40, 400 अपॉन में 2 करूंगा 200 वाट आ गया, सॉरी वाट नहीं जूल आएगा, वर्क निकाल रहे हैं ना, ये लो आंसर। इस तरह से एरिया अंडर पीटी ग्राफ में आप निकाल लोगे। क्लियर होगी बात, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम छोटे मोटे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो और आपको बात समझ में आ जाएगी। अगला पावर में ही जो हम निकालने वाले हैं टॉपिक, वो क्या है वो सुनिए। तो पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ ए कार विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये कैसे निकालेंगे, वो पावर दे रखी है तब निकालना है आपको, ठीक है, नॉर्मली नहीं निकालना आपको, ये पावर दे रखी है उस केस में आपको ही निकालना है। वैसे तो हम निकाल ही सकते हैं, अपने पास इक्वेशंस हैं। अब इसमें क्या क्या दे रखा है पहले आप ये समझो, ठीक है। अब इसमें क्या है, अपने पास एक कार है जो पावर जो है P जनरेट करता है उसका इंजन, जैसे कार है तो कार का इंजन पावर जनरेट करेगा, है ना। तो कार का इंजन कांस्टेंट पावर जनरेट करता है, उससे क्या होता है जो कार है उसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
तो किसी इंस्टेंट अगर वो रेस्ट पे था तो इतने टाइम बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, और वो रेस्ट में यहाँ था इतने टाइम बाद कहाँ पहुंच जाएगा, ये बातें हमें निकालनी पड़ेंगी। यहाँ पर आपको दिया क्या होगा, यहाँ पर आपको पावर दी होगी। हम क्या लिख रहे हैं, देखिए अब, ए कार ऑफ मास m starts accelerating from rest, its engine supplies a constant power, supplies a constant power P. Then number first, velocity at any instant t, किसी इंस्टेंट t पर जो उसकी वेलोसिटी आएगी वो कितनी हो जाएगी, पहले वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। किसी इंस्टेंट t पर जो वेलोसिटी आएगी अपने पास, देखिए हम जानते हैं पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई टाइम। अब चूंकि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती है तो इंजन जो है जिस तरफ फोर्स लगाएगा बॉडी उस तरफ ही चलेगी। तो फोर्स और वेलोसिटी जो है एक्चुअल में यहाँ पर होता है डॉट प्रोडक्ट। क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। अब मान लीजिए आपके पास कोई कार है और वो रेस्ट पे थी, अब भाई उसका इंजन जिस तरफ फोर्स लगा देगा उसी तरफ वो चलना शुरू कर देगी। तो मान लीजिए किसी इंस्टेंट जो कार है उसकी स्पीड v है और उस पर फोर्स क्या है, f है ना। तो ये आ जाएगा p इक्वल टू एफ डॉट v। तो अगर हम डॉट v करेंगे तो भाई f और v सेम डायरेक्शन में है, एफ v, क्योंकि a डॉट b होता है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर होता है a b cos थीटा, a की वैल्यू b की वैल्यू उनके बीच का एंगल cos में, एफ v cos 0 आ जाएगा, यहाँ पर cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो f इंटू v आ जाएगा सीधे सीधे। हो गया पावर। अब देखिए पावर कांस्टेंट है, पावर आपको क्वेश्चन में दे रखी है उसने ऑलरेडी कितनी है। अब देखिए मास m इंटू ए हो जाएगा फोर्स, क्योंकि F इज इक्वल टू क्या होता है भाई, m है। अच्छी बात है सर। अब अगर हम देखें आगे तो m और a किसके बराबर होता है, dv बाई dt। किसी इंस्टेंट जो एक्सेलरेशन होगा, किसी इंस्टेंट फोर्स f है, अच्छा फोर्स और वेलोसिटी दोनों ही वेरिएबल है इसमें, ये पावर कांस्टेंट है तो पावर जो है इन दोनों का मल्टीप्लाई है। इसका मतलब अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो फोर्स कम हो रहा है, दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा वही आता है कांस्टेंट। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट नहीं बोल रहा हूं मैं, कह रहा हूं वेरिएबल किसी इंस्टेंट एट एनी टाइम लिख रहा हूं यहाँ पे। ये किसी इंस्टेंट पे था कि कार पे फोर्स F लग रहा था और उसकी वेलोसिटी v थी और इंजन पावर सप्लाई कर रहा है हमेशा P, तो F इंटू वी उस इंस्टेंट पावर जो रहेगी P के बराबर होगा जो F इंटू वी के बराबर है। अगले सेकंड पावर तो वही है, फोर्स कम हो गया होगा वेलोसिटी बढ़ गई होगी, अगले सेकंड वेलोसिटी और बढ़ जाएगी फोर्स और कम हो जाएगा। इस तरह सिस्टम बन रहा है, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है वैसे वैसे फोर्स कम होना शुरू हो जाता है अपने आप, तभी हमें कांस्टेंट पावर सप्लाई करनी है इंजन से। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात थी, तो इतना हमें समझ में आ गया। अब एक्सीलरेशन किसी इंस्टेंट होगा वो हो जाएगा dv बाई dt, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन है क्योंकि इंस्टेंटेनियस फोर्स है ये, तो क्या हो जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन dv बाई dt के बराबर होता है। यहां से आप देखो dp पावर अपॉन में मास कर लो, मल्टीप्लाई कर दो dt से, इधर रखो v इंटू dv, दिख रहा है dt और m को इधर ले, बाकी v और dv एक तरफ रखा है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स with proper limits, ये विद लिखा हुआ है, डब्ल्यू पे डॉट लगा देंगे जो। अब क्या आ जाएगा भाई, देखो अभी फॉर्मूला आपको याद करना है, इसका डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट है, इतना फॉर्मूला इसका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो इंटीग्रेट कर लेते हैं, पावर अपॉन में मास, यहाँ पे टाइम dt है, यहाँ पर देखते हैं v dv आ जाएगा। इंटीग्रेशन स्टार्टिंग में जो स्पीड थी आपकी 0 थी, क्योंकि हमें दे रखा था t इक्वल टू 0 पे क्या थी स्पीड आपके पास, 0 थी, रेस्ट था इनिशियली पार्टिकल। फिर हमने मान लिया किसी इंस्टेंट t पे पावर जो स्पीड होगी इसकी v होगी। भाई इनिशियली टाइम t बराबर 0 पर तो पार्टिकल रुका हुआ था, v 0 थी,
फिर किसी इंस्टेंट टी पर जो इसकी वेलोसिटी हो गई वो कितनी हो गई, v हो गई। पावर और मास दोनों ही कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएंगे भाई, पावर और मास थोड़ी ना बदलेंगे चलने की वजह से, पावर तो कांस्टेंट है, ऊपर लिखा हुआ था सप्लाइज कांस्टेंट पावर, ठीक है। अगर मैंने नहीं लिखा तो आप लिख रहे हैं सप्लाई कांस्टेंट पावर थी, पी आपकी कांस्टेंट थी। मैं लिख रहा हूं दोबारा से, पी क्या है, कांस्टेंट पावर। यह आपको क्वेश्चन में देगा कि इंजन इतनी पावर सप्लाई कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे dt का अंदर बचेगा 0 से लेकर t, यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, v का इंटीग्रेशन v² 2 हो जाएगा, लिमिट 0 से v आ जाएगी, लिमिट क्या आ जाएगी भाई, 0 से v। क्लियर होगी बात। जरूरी नहीं है कि आपका जो स्टार्टिंग है उसमें वेलोसिटी 0 नहीं हो, तो क्वेश्चन में देगा कि स्टार्टिंग में वेलोसिटी इतनी थी तो आपको वेलोसिटी यहां पर वही रखनी है इस जगह पे। अभी मैंने 0 मानी है तो मैंने 0 पुट किए। अगर टाइम t बराबर 0 पर वेलोसिटी 0 नहीं रही होती तो आप वहां पर इसे मान लीजिए स्टार्टिंग करता है 10 मीटर पर सेकंड से, यानी जब हमने देखा तो जो बाइक थी वो 10, जो कार थी वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही थी, फिर पावर सप्लाई की गई इंजन द्वारा, तो यहाँ पे 10 लगा देना है आपको। और अगर रेस्ट से स्टार्ट हुआ मोशन तो आपको 0 लगाना है, सिंपल सी बात है। अभी क्या आ जाएगा, p बाई एम इंटू टी, dt का इंटीग्रेशन t आ जाएगा, लिमिट लगा देंगे 0 टू t। पहले v की लिमिट तो v² 2 हो जाएगा, माइनस 0 तो 0² 2 हो जाएगा। पहले v के प्लेस पे v, फिर v के प्लेस पे 0, लिमिट ऐसे रखते हैं तो p अपॉन में m इंटू टी आ जाएगा, t माइनस 0 तो t आएगा सीधे सीधे, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर बचेगा सिर्फ v², 0² 2 तो 0 होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने तो v कितना आ गया। अब इसके बाद क्या आ जाएगा भाई, v इक्वल टू यहां से आपके पास आ जाएगा रूट 2 p बाई m इंटू टी, ठीक है, रूट 2 p बाई m इंटू टी। क्लियर होगी बात। ये आपके पास वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। क्वेश्चन में क्या दिया होगा, आपको पावर दे देगा इंजन की, जिस कार की पावर है उसका मास दे देगा, तो कार का मास और उसके इंजन की पावर आपको दी होगी। अब किसी इंस्टेंट आपसे उसकी वेलोसिटी पूछेगा तो आपको यही करना है जो मैंने फॉर्मूला निकाल दिया आपके सामने। क्लियर होगी बात। तो ऐसे ही हम बात कर सकते हैं पोजीशन की भी। तो पोजीशन कैसे निकालेंगे, मैंने गलती से मिटा दिया था तो आप ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। ये तो आ गया वेलोसिटी का फॉर्मूला। फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका फॉर्मूला। आपको डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखने हैं इन क्वेश्चंस के लिए, इतना लंबा चौड़ा डेरिवेशन नहीं करना। तो पोजीशन ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या एट एनी इंस्टेंट, ऐसे भी कह सकते हो आप। किसी इंस्टेंट पोजीशन क्या आएगी कार की। अब देखिए, मान लीजिए जो कार थी आपकी स्टार्टिंग में रेस्ट पे थी और ओरिजिन पे थी, इस तरह से आप मान नहीं करना क्वेश्चन, ठीक है। ओरिजिन पे थी और जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 0। अब इसके बाद जो कार चलती है एक्स के लॉन्ग, इस तरह से मूव करना शुरू करती है कार आगे की ओर, तो किसी इंस्टेंट टी पर कहां पहुंच जाएगी, तो एक्स से निकालना होगा आपको, ठीक है। एक वन डायमेंशन मोशन हम लेके चल रहे हैं, उस कंडीशन में आपको बता रहा हूं कैसे निकालेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं एज वी नो, है ना, मान लीजिए कार यहां गई थी इस तरह से और फिर कुछ देर बाद कार कहां पहुंच गई, यहां कहीं पहुंच गई, और यहां से यहां तक का जो टाइम है, टाइम इंटरवल आपको टी दे रखा है। यहां पर कार की स्पीड क्या होगी ये आपको बताना है। अगर कार का जो इंजन है वो कांस्टेंट पावर प्रोड्यूस करता है इस डायरेक्शन में p, फोर्स लगाता है उसका इंजन, कांस्टेंट पावर जो है इंजन की p है और इस डायरेक्शन में कार मूव कर रही है। v नहीं, x बताना है। v तो हम निकाल चुके हैं, v तो आप बता ही चुके हो। अब इसकी पोजीशन x क्या है ये आपको बताना है, कहां पर ये पहुंच गया है। टाइम t लग गया इसको यहां से यहां तक पहुंचने में, तो x कितना है वो निकालना है। चलिए देखते हैं। एज वी नो जो वेलोसिटी है आपकी, आपको पता है कितनी आ गई है, रूट 2 p t बाई m, ये तो आ गया वेलोसिटी। हम जानते हैं वेलोसिटी क्या होता है, dx by dt। अगर x के लॉन्ग मूव कर रहे हो, y के लॉन्ग मूव करोगे dy by dt, z के लॉन्ग मूव करोगे dz by dt, इस तरह से आ जाएगा। जी आ गया आपके पास। तो dx इज इक्वल टू आ जाएगा रूट 2 p t बाई m इंटू dt। इंटीग्रेट कर लेंगे बोथ साइड विथ प्रॉपर लिमिट्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ प्रॉपर लिमिट्स। चलिए कर लेते हैं इसको इंटीग्रेट। इंटीग्रेट कैसे करेंगे वो देखो आप।
0 to x, भाई स्टार्टिंग तो ओरिजिन से हुई थी ना, स्टार्टिंग की पोजीशन तो 0 है, जब टाइम 0 था, यहां पर टाइम t है, तो टाइम इंटरवल t आ गया अपने आप, ठीक है। तो एट t यह जाएगा अपने पास √2pm और मल्टीप्लाई t और dt अलग है, रूट में नहीं है, ठीक है। √2p/m तो बाहर कांस्टेंट है, अंदर बचेगा √t को बोलते हैं t की पावर 1/2, dt 0 to t, √t को बोलते हैं t रेज़ टू द पावर 1/2, ये तो सीधे dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, लिमिट आ जाएगी 0 to x, तो सीधे x आ गया, x माइनस 0 तो x ही आएगा, √2p/m इधर क्या बचेगा, t रेज़ टू द पावर 3/2 हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 3/2, लिमिट आ जाएगी 0 से t, पावर एक बढ़ती है ना, 1/2 है तो एक पावर ऐड होगी तो 3/2 हो जाएगी अपने आप, इंटीग्रेशन आपको आता ही है। चलिए आगे देखते हैं, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2p/m मल्टीप्लाई 2/3 और t रेज़ टू पावर 3/2, और बाद में 0 पुट करूंगा तो 0 ही आ जाएगा, मतलब ये आएगा जो लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस 2 और 3 को अंदर भेज दो, तो 2 जब रूट के अंदर जाता है तो क्या बन जाता है, 4 बन जाएगा, भाई 2 है जब रूट के अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा 4, तो 4 × 2 p, 3 जब रूट के अंदर जाएगा तो 9 बन जाएगा, और ये 3/2 का मतलब होता है √t का क्यूब, √t का क्यूब, ये अंदर आके t क्यूब हो जाएगा इस तरह से, तो 8p t क्यूब, यहाँ पर t क्यूब लिखना है, ठीक है आपको, और अपॉन में 9m, ये हो गया आपके पास फॉर्मूला। आप यहाँ से भी कर सकते हो, इसी फॉर्मूले को याद कर लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा बस मैंने मैथमेटिकली और सॉल्व कर दिया, इस 2 और 3 को रूट के अंदर पहुंचा दिया, इस t को भी रूट के अंदर पहुंचा दिया, तो t की पावर 3/2 का मतलब पता है क्या होता है, √t का क्यूब, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √t के अंदर क्यूब, इस तरह से, इस पे भी रूट था, इस पे भी रूट, एक साथ रूट लगा दिया, √4 लिखा हुआ है, ये √9 लिखा हुआ है, सबको रूट के अंदर पहुंचा दिया, समझ के बाद इस तरह से आपके पास ये आंसर आ गया, 8p t क्यूब और अपॉन में 9m, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, सीधे फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं, वैसे क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पे एक फॉर्मूला को चल गया पता, तो एक क्वेश्चन भी लगा था इसी टॉपिक पर, देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले और किसी टॉपिक पे जाने से पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। आपके पास एक कार है जो ओरिजिन से चलना स्टार्ट करती है, उसकी इनिशियल स्पीड 0 थी, ठीक है, ये मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है, कार है जो भी है, इस पे कांस्टेंट पावर p लगती है, बॉडी स्टार्ट्स मूविंग along x, ठीक है, by applying a constant power of 10 वाट। जो बॉडी का मास है m, ये दे रखा है आपको 2 kg, आपको निकालना है फाइंड वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ बॉडी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन हो गया आपके सामने, लैंग्वेज थोड़ी शॉर्ट कर दी मैंने, फिगर बना दिया, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। सॉल्यूशन क्या है वो देखो, v का फॉर्मूला क्या होता है हम निकाल चुके हैं, हम सीधे फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, 2pt/m, 2 इंटू पावर 10 है, टाइम 2 सेकेंड का है, मास क्या था भैया 2 से 2 कट गया तो √20 आ गया आपके पास, कितना आ गया √20 का मतलब हो गया 2√5 मीटर पर सेकेंड। बात कर लेते हैं पोजीशन की, x क्रॉस चल रही है तो x से आएगी पोजीशन, ये आ जाएगा आपके पास 8/9 p इंटू टी क्यूब भाई m था ना, 8 इंटू पावर 10 है, t क्यूब 8 आ जाएगा, अपॉन में 9 इंटू पावर ये आ जाएगा 2, तो इसमें से क्या क्या बाहर आ जाएगा 2 4 में से 2 बाहर आएगा, तो ये तो 8 4 जा 32 है ना, और 4 अंदर बच जाएगा आपके पास, देखिए पहले पूरा सॉल्व कर लेते हैं एक बार, रूट के अंदर कितना आएगा, 2 5 जा
320 आ गया ऊपर, डिवाइड में आ गया 9, ये तो हो गया। 2 4 जा 8, 4 8 जा 32, फिर 10 से मल्टीप्लाई 320, तो 320 का मतलब है कितना 16 मल्टीप्लाई 20 अपॉन में क्या आ जाएगा 9, 16 में से 4 बाहर आ जाएगा, 9 में से 3 बाहर आ जाएगा, 20 में से फिर 2 बाहर आ जाएगा, अंदर √5 बच जाएगा, तो 8/3 √5 मीटर, ये इसकी पोजीशन है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, आपको मैंने सीधे फॉर्मूला बता दी डायरेक्ट। तो ऐसे ही अब हम बात करने वाले हैं पावर ऑफ एन वाटर पंप, जो वाटर खींच रही है ना, मोटर होती है ना, इलेक्ट्रिक मोटर। पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर, वाटर मोटर है, ठीक है। पावर ऑफ इलेक्ट्रिक वाटर पंप है ना, या मोटर बोलते हैं इसको हम, जो पानी यहाँ पे खींचते हैं, आपको पता होगा ना, जेट होता है, वो पानी खींचता है अंदर जमीन से ऊपर किसी हाइट से, तो उसकी पावर कैसे निकाली जाती है। अब क्या होता है भाई, जमीन में जाता है, अपने पास पाइप और फिर मोटर लगी होती है, वो जमीन में से पानी को बाहर निकालती है। आपने देखा ना, जो अपने घरों में आपके जो लगे होते हैं वाटर पंप, जेट लगे होते हैं, जो सबमर्सिबल, तो सबमर्सिबल में क्या होता है कि भाई एक पाइप जाता है जमीन के अंदर, तो पहले तो पानी को ऊपर उठाना पड़ता है, फिर पानी को स्पीड भी देते हैं हम, पानी को हम स्पीड भी देते हैं। तो मान लीजिए आपके पास कोई वाटर पंप है, ये वाटर पंप है, अब यहां से एक पाइप निकला होता है, तो यहां से जो पानी बाहर निकल रहा है इस तरह से, ये वाटर है आपके पास जो बाहर निकल रहा है, ठीक है, इसमें से, तो जो वाटर बाहर निकल रहा है उसकी स्पीड भी है, और पानी को हमने कितनी गहराई से उठाया है, यहाँ पर मान लीजिए आपके पास पानी वानी था इस जगह पे, यहीं से खींचती जमीन से पानी, ये जो गहराई है ये d मान सकते हो या फिर h से भी ले सकते हैं, तो ये h गहराई पे जाकर पानी निकालती है बाहर, यहां से पानी को उठा रही है। लेट ए मोटर lifts m mass of water per second from depth h and then eject water with speed v, then पावर ऑफ मोटर है ना, या फिर पंप, जिस जो भी आप कहना चाहो। तो पावर ऑफ मोटर निकालने को आप समझे क्वेश्चन क्या है। अच्छा, यहां पर तो पानी रुका हुआ है ना, यहां पर अगर हम देखें तो पानी की स्पीड क्या होगी भाई, गहराई पे तो 0 रहेगी, तो पहले इस पानी को ऊपर लाया गया, फिर पानी को स्पीड भी दी गई, तो पानी को ऊपर लाने में वर्क हुआ, फिर पानी को स्पीड देने में वर्क हुआ, ये तो हुआ है कि नहीं भाई। तो हो क्या रहा होगा, पानी, पंप जो है पानी पर फोर्स F लगाती होगी, पंप जो है वो पानी पर क्या लगाती होगी, F फोर्स लगाती होगी ऊपर की तरफ, है कि नहीं। उसका वर्क होगा, एक जो पानी का वेट है वो वर्क करेगा भाई, जो पानी का वजन है वो ऊपर जाने से रोकेगा उसको, तो पानी का जो वेट है देखिए क्या क्या होगा, पानी को एक बॉडी मान लो छोटी सी, तो मोटर ऊपर की तरफ फोर्स लगा देगी। अब समझो कि ये पानी है, थोड़ी देर के लिए मान लो जो बॉडी है पानी है, इसका जो वेट है वो काम करेगा किधर, नीचे की ओर mg, इस पे जो फोर्स काम कर रहा है जो मोटर द्वारा लगाया गया है, अप्लाइड बाय मोटर। अब स्टार्टिंग में इसकी स्पीड क्या है 0, और जब ये ऊपर आ जाएगा तब इसकी स्पीड क्या हो जाएगी पानी की v। हम जानते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या करेंगे, पहले हम वर्क निकालेंगे, वर्क डन बाय मोटर निकालना है, फिर टाइम से डिवाइड कर देना, उसकी पावर निकल आएगी। तो पावर ऑफ मोटर क्या आएगी, वर्क डन बाय मोटर डिवाइडेड बाय टाइम,
फॉर 1 सेकेंड, P सीधे किसके बराबर आ जाएगा, वर्क डन बाय मोटर। इतनी बात समझ आ गई। जो भी मोटर वर्क करेगी पानी के ऊपर 1 सेकंड में, टाइम 1 सेकंड हो जाएगा, सीधे पावर के बराबर आ जाएगा। तो हम सिर्फ 1 सेकंड की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मास दे रखा है वो पर सेकंड आपको दे रखा है कि पर सेकंड इतना मास ऊपर आता है, ये तो दे रखा है क्वेश्चन में। आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला सीधे याद करना है, फिर इसका मैं क्वेश्चन करा दूंगा तो आपको बात पूरी समझ में आ जाएगी। अपने नोट तो कर ही लिया होगा। अब देखो आप ध्यान से आगे क्या है। इन 1 सेकेंड अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम। देखिए, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय मोटर बराबर किसके आएगी, चेंज इन काइनेटिक। दो तो वर्क हुए, एक तो मोटर फोर्स लगाती है और एक mg लग रहा है, उन दोनों का जो वर्क आएगा किसके बराबर आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। हम पीछे पढ़ चुके हैं अभी लास्ट उसमें। तो बात की स्पीड क्या है, देखिए 1 सेकंड की बात हो रही है, तो फोर्स 1 सेकंड जो मास है वो क्या है, सीधे m ही तो है। जो m है वो क्या है, मास पर सेकेंड। तो अगर हम 1 सेकंड की बात कर रहे हैं, इन 1 सेकंड बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना आप, इन 1 सेकंड के लिए। तो 1 सेकंड में कितना वर्क होगा, 1 सेकंड में कितना वर्क होगा, 1 सेकंड में कितनी एनर्जी चेंज होगी, वो बात हो रही है। 1 सेकंड में मास m आ गया, स्पीड आपको लगातार v मिल रही है, v स्पीड से बाहर निकल रहा है लगातार पानी, ना कम ना ज्यादा। पहले स्पीड क्या थी, 0। पहले स्पीड क्या थी, 0 थी, बढ़ाकर आपने v करी है, बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं यहां पर क्या आएगा, m g, और आपने हाइट जो चढ़ाया ऊपर कितना चढ़ाया h, लेकिन माइनस का हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो mg काम करेगा वो नीचे की तरफ करेगा। डिस्प्लेसमेंट आपको याद रख लेना है ना, पानी को पहले इतना लेके आना है, फिर तो बहुत छोटा है, इसको इग्नोर कर दो आप। इस पाइप को तो यहीं से पानी निकाल दो बाहर इस तरह से ना, तो आपको समझ में आएगी पूरी बात इस तरह से। तो यहां पर तो बस थोड़ा सा पाइप है, उसका डिस्प्लेसमेंट काउंट नहीं करोगे आप, केवल ऊपर चलाने में जो वर्क हुआ है वो देखो आप। तो कितना डिस्प्लेसमेंट है भैया, h ऊपर की तरफ, और mg किधर है, नीचे की तरफ, तो माइनस आ जाएगा mgh प्लस वर्क डन बाय मोटर। क्या जाएगा, वर्क डन बाय मोटर। तो क्या जाएगा भैया यहां से, वर्क डन बाय मोटर। यहां से अगर हम देखें, वर्क डन बाय मोटर जो आपके पास आएगा वो कितना आ जाएगा, हाफ mv² प्लस mgh, हाफ mv² प्लस mgh, ये आ गया आपके पास। हेंस ये कब का वर्क है, ये इन 1 सेकेंड है, और 1 सेकेंड में जो पावर होती है वो सीधे वर्क के बराबर ही तो होती है। तो 1 सेकेंड में जो पावर आ जाएगी मोटर की वो कितनी आ जाएगी, सीधे वर्क डन बाय मोटर आ जाएगा इन 1 सेकेंड। तो पावर क्या आ गई भाई आपके पास, हाफ mv² प्लस mgh, ये हो गया पावर। अब एक और बात सुनिए आप ध्यान से, हेयर m क्या है, मास ऑफ वाटर पर सेकेंड है। क्या है ये, m क्या है भाई, मास ऑफ वाटर पर सेकेंड है। m जो है आपका वो मास ऑफ वाटर पर सेकेंड दे रखा है, ये केवल मास नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर जो m है वो क्या है, मास ऑफ वाटर पर सेकेंड है, ना कि वो m है। यानी इसको हम डेल्टा m बाई डेल्टा t भी लिख सकते हैं। जो m है इसे कैपिटल M मान के अपॉन कैपिटल T लिख सकते हैं। टोटल मास जो भी पानी का लिया है, कितना टाइम लगा है, उसके रेशियो को बोलते हैं स्मॉल m, मास ऑफ वाटर पर सेकेंड। तो इस फॉर्मूले में जो स्मॉल m है वो क्या है, मास ऑफ वाटर पर सेकेंड है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, लगे हाथ। चलिए देखते हैं फटाफट क्वेश्चन कैसे करेंगे हम सॉल्व। फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन देखो आप, तो क्वेश्चन में क्या है, अपने पास एक पंप है, मैं क्वेश्चन आपको लिख देता हूं, उसके बाद आप देख लेना। क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है। एक पंप है, 1000 kg ऑफ वाटर पर मिनट उठा रही है फ्रॉम ए वेल
12 मीटर गहरा है पानी, जो कुआं है जिससे पानी निकल रहा है बाहर। तो यहाँ पर कोई कुआं है, आप मान लीजिए इस तरह से, ठीक है। चलिए यहाँ पर मान लेते हैं कुआं टाइप है, पानी भरा हुआ है। तो यहां से एक पाइप गया ऐसे, और ये मोटर है आपके पास। ये जो पानी बाहर निकाल रही है उसकी स्पीड दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड। ये जो गहराई है ये दे रखी है 12 मीटर। फिगर ना बनाए तब भी आपको फॉर्मूला तो पता ही है। तो यहाँ पर जो पावर का फॉर्मूला आएगा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्मॉल एम की। तो स्मॉल एम क्या है, मैंने कहा था मास पर सेकेंड देखना है। तो डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी, 1000 किलोग्राम दे रखा है, 1000 किलोग्राम पर मिनट दे रखा है। तो उसको पहले सेकंड में चेंज करते हैं। तो 1000 किलोग्राम, कोई दिक्कत नहीं है, मिनट चेंज कर लो, 60 मिनट आ जाएगा, 60 सेकंड आ जाएगा, है ना। 6 से कट जाएगा तो आ जाएगा आपके पास 100/6 किलोग्राम पर सेकंड। स्मॉल एम आ गया, है ना। अब देखते हैं पावर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा। पावर हम जानते हैं कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच। तो हाफ, बस आपको m निकालना है, मेन जो निकालना है। तो ये जाएगा आपके पास 100/6, v कितना है 400 हो जाएगा, 20 दे रखा था। 100/6 मल्टीप्लाई 10 और मल्टीप्लाई 12 आ जाएगा, है ना। h गहराई 12 थी, कितना आ जाएगा भाई ये, तो 2 यहाँ पे 200 मल्टीप्लाई 100 कितना 20,000 अपॉन में 6 प्लस 100,000 और अपॉन में कितना है 2000 आ जाएगा। 6 + 12 2000 आ गया, है ना। तो अब ये पावर आपके पास कितनी आ गई, कुल मिला के आ गई 6 + 12 12,000 20,000 32,000 डिवाइडेड बाई 6 वाट। सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व अपने आप कर लेना भाई आप इसका, ठीक है, आंसर जो भी आएगा। तो सॉल्व करके आंसर आप निकाल लोगे। 6 × 5 = 30, लगभग आएगा ये 533.3 वाट आ जाएगा। कैलकुलेशन अपने आप कर लेना आप, ठीक है भाई। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन हो गया। मोटर जो पानी की थी उसकी जो पावर होती है वो क्या होती है वो भी हमने निकाल ली। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन और थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर सकता है। आपको मास पर सेकंड नहीं देगा, एरिया दे देगा पाइप का और वॉल्यूम दे देगा। क्रॉस सेक्शन एरिया दे देगा पाइप का, जिससे जो मोटर पानी बाहर निकाल रही है। इफ mass per second is not given, but cross section area of pipe is given, and density of liquid is given। तो अब देखिए, मान लीजिए आपके पास एक पाइप है जिससे पानी बाहर निकल रहा है, कितनी स्पीड से, v स्पीड से बाहर निकल रहा है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपको a दे रखा है। तो 1 सेकंड में जो पानी भरेगा इसके अंदर वो इतना भरेगा भाई। ये 1 सेकंड में जो स्पीड है उसके बराबर डिस्टेंस कवर करेगा, ये इतना वॉल्यूम भर जाएगा पानी का। यहां पर जो वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, तो वॉल्यूम पर सेकेंड कितना आ जाएगा भाई, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो एरिया इंटू वेलोसिटी आ गया वॉल्यूम पर सेकेंड। मास पर सेकेंड क्या आ जाएगा, मास पर सेकेंड आएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई, तो डेंसिटी को मान लेते हैं रो। डेंसिटी जो है आप डी से लिख लो, ठीक है। डी क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर या लिक्विड जो भी है। अगर वाटर है तो उसकी फिक्स होती जाएंगी पावर 3। फॉर वाटर 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब फिक्स है डेंसिटी।
डी से लिख रहा हूं मैं, ठीक है। डेंसिटी को आप रो से भी लिख सकते हो, डी या फिर रो सिंबल होता है इस तरह से, उससे भी लिखते हैं डेंसिटी को, रो इस तरह से बनता है, ठीक है। तो डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, तो डेंसिटी और वॉल्यूम आपको दे रखा है A इंटू वी, ये आ गया आपके पास फॉर्मूला मास पर सेकंड के लिए। तो जो स्मॉल m था आपके पास, वो आ जाएगा D इंटू A इंटू वी। तो पावर क्या आ जाएगी, पीछे निकाल चुके हो ना अभी, तो पावर का फॉर्मूला आपने निकाला था हाफ m, तो m के प्लेस पे क्या पुट कर दोगे, D इंटू A इंटू वी और v स्क्वायर प्लस गहराई से उठा रहे केवल, अच्छा केवल पानी बाहर निकाल रहा हूं तो उस केस में गहराई से उठाने वाले को गायब कर देना। अरे केवल पानी को बाहर निकाल रहा है, ठीक है, जमीन जो पानी है बहुत गहराई से निकल रहा है, वो जमीन पे यह पानी उसको स्पीड दे रहा है, तो उसकी वजह से कितना आंसर आएगा। और अगर जमीन से उठा भी रहा है तो हाफ m कितना है, d इंटू A इंटू वी और g इंटू h। अब इसमें दो केस बनेंगे, ये फॉर्मूला हो गया पावर का। अगर मास पर सेकंड नहीं गिवन है आपको, डेंसिटी और क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप गिवन है, क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप आपको गिवन है, तो आप इस तरह से करोगे, पावर का ये फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा। अब स्पेशल केस देखो, इफ डेप्थ ऑफ वाटर इज 0, यानी h क्या है आपके पास, h 0 है, मतलब जो मोटर है वो सीधे सीधे पानी यहीं से ले रही है, बिल्कुल पानी ही भरा हुआ है इस जगह पे, ऐसे पानी भरा हुआ है, ठीक है, एग्जैक्टली। बस यहां से मोटर बाहर निकालती है पानी को, स्पीड भी देती है, ये पानी रुका हुआ था, यहां पर पानी को भी स्पीड दे रहा है पाइप, साफ साफ बना पड़ा उसको। ये मान लीजिए आपके पास मोटर है, जो मैंने गोल गोल बना रखा है, मोटर है, यहीं से पानी उठा रही है सीधे जमीन पे ये पानी। अब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए था, जो पानी बाहर निकल रहा है इसकी स्पीड भी थी, तो आपके पास जो फॉर्मूला होगा पावर का वो सीधे इतना आ जाएगा, बस h0 पुट कर देना इसमें, तो हाफ d इंटू A इंटू वी क्यूब, लो खत्म, v और v स्क्वायर, है ना। अब इसके बाद जो फॉर्मूला आएगा उसमें क्या है वो भी आप देख लो। नंबर सेकेंड, इफ वेलोसिटी गिवन ऑफ वाटर इज 0, ये अगला केस है। इसमें क्या हुआ है, सिर्फ गहराई से पानी उठाया गया है, वेलोसिटी नहीं दी गई, गहराई h थी, यहां पर था पानी, उसको उठा के बस ऊपर लाया गया है, कोई वेलोसिटी नहीं थी, बिल्कुल धीरे धीरे बाहर निकल रहा है पानी, ठीक है, बिल्कुल धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। यहाँ पर वेलोसिटी का अप्रोक्सीमेटली 0 है, बहुत धीरे धीरे पानी बाहर निकल रहा है, सिर्फ उठा के यहां तक लाया गया है, टंकी भरने का ऐसा सिस्टम बनता है उसमें, स्लोली स्लोली पानी को लाया गया और उससे हम किसी टंकी को भर रहे हैं, यहाँ पे कोई टैंक वगैरह उसको धीरे धीरे भर रहे हैं, तो उस केस में जो पावर का फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, mgh, d इंटू A इंटू वी और g इंटू h, हो गया आपके पास आंसर। तो सारे अलग अलग केस हैं, दोनों चीज कंबाइन हो जाएंगे तो आपके पास पिछला वाला फॉर्मूला हो जाएगा, और अगर अलग अलग है तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना, आपके सारे क्वेश्चंस पावर वाले हो जाएंगे। तो भाई ये पूरा आपका टॉपिक था आज पावर पे, तो पावर की मैंने सारी बातें ऑलमोस्ट कवर कर ली हैं। आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।